नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में एक्शन में बीजेपी सरकार, अब बजट की तैयारियां तेज। बजट के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने मांगे जनता से सुझाव, कई बड़ी बैठकें भी जारी। तो वहीं 2500 रुपए के लिए 8 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू। आतिशी ने किया विरोध प्रदर्शन, तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़ चल पड़े पंजाब पटना की ओर। तो पंजाब में चंडीगढ़ चलो मार्च से पहले गरमाई जबरदस्त सियासत। मोदी सरकार पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा आरटीआई को कमजोर कर रही सरकार। तो शशि थरूर ने फिर दिया कांग्रेस को शॉक, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ फोटो की शेयर। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडा की गई कुर्सी, सीएम फडणवीस के कहने पर दिया इस्तीफा। साथ ही महाराष्ट्र में सपा के विधायक अबू आजमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, औरंगजेब की तारीफ करना पड़ा भारी। ट्रंप से लड़ाई जेलेंस्की को पड़ी भारी, यूक्रेन को दी जाने वाली सभी सैन्य मदद पर अमेरिका ने लगाई रोक। तो वहीं ट्रंप ने 3 देशों पर आज से टैरिफ लगाने का किया बड़ा ऐलान। खबरों की शुरुआत में सबसे पहली बात एक्शन में रेखा सरकार की। दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से लगातार ताबड़तोड़ फैसले भी लिए जा रहे हैं। विधानसभा का सत्र खत्म होते ही बजट सत्र की घोषणा कर दी गई है। बजट 24 से 26 मार्च के बीच आएगा। ये बजट विकसित दिल्ली का बजट होगा। इसमें सभी वर्ग से सुझाव भी लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनता से सुझाव लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। बजट के फीडबैक देने के लिए महिलाओं, शिक्षा और व्यापारियों के समूह से लोगों को बुलाया भी गया है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 5 मार्च को महिला संगठन को विधानसभा में बुलाया गया है, 6 मार्च को शिक्षा संगठन को, 7 मार्च को व्यापारियों को और 8 मार्च को किसान संगठन को बुलाया गया है, जिससे उनका सुझाव लेकर बजट तैयार किया जा सके। साथ ही बीजेपी सरकार महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए देने की प्रक्रिया 8 मार्च से शुरू करने जा रही है। ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है सीएम रेखा गुप्ता। आगे क्या कुछ तैयारी है बजट को लेकर? देखिए, बजट को लेकर तैयारी जो चल रही है, उससे पहले अरविंद केजरीवाल को एक तमाचा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार जब 2013 में आई, तो उसके बाद इसने इस्तीफा देने के बाद 2015 में जब चुनाव हो रहा था, तो उस समय घोषणा की कि हम 70 विधानसभा सीटों पर अलग अलग मैनिफेस्टो जारी करेंगे। मतलब जनता का फीडबैक चाहिए। हर विधानसभा के क्षेत्र के लोग बताएंगे कि उन्हें सरकार से क्या उम्मीदें हैं। लेकिन आज तक वो 70 विधानसभा क्षेत्र का मैनिफेस्टो जारी नहीं हुआ। एक ही मैनिफेस्टो में सबको लपेट दिया गया। फिर इसने शुरू की कि नहीं, जो दिल्ली विधानसभा है उसमें एक विधायक के अंतर्गत कई मोहल्ले होते हैं, तो हर मोहल्लों में विधायकों को एक्सेस होना चाहिए। इसके लिए हर मोहल्ले के अंदर एक ऑफिस होगा, जिसमें एक दिन निर्धारित किया जाएगा जिस दिन वहां पर विधायक जाएंगे। वो 4 दिन ऑफिस चली, उसके बाद ताला लग गया। विधायक अपने अपने घर पर बैठ के अय्यासी करने लगे, क्योंकि इनके नेता ही अय्यासी में जुड़े हुए थे, अरविंद केजरीवाल। तो ये जो सारे काम किए जा रहे हैं अभी, अरविंद केजरीवाल के लिए तमाचा है कि तुमने लोगों को बेवकूफ बनाया। यहां पर चुनाव जीतने के बाद सिर्फ 2 काम किए। एक, फ्री बिजली की घोषणा, यानी कि 200 यूनिट तक फ्री होगा, और एक, पानी फ्री में दिया जाएगा 50,000 लीटर तक। तो ये दोनों जो घोषणा की, वो टारगेट वर्ग को अपना वोट बैंक बनाने के लिए की, लेकिन और लोगों को बेवकूफ बनाया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया और कंस्ट्रक्शन के काम पिछड़ते गए। दिल्ली में ऐसी स्थिति हो गई कि जो सबसे ज्यादा सरप्लस बजट वाला स्टेट यूनियन टेरिटरी में हुआ करता था, वो अब निगेटिव में चला गया है। अब देखो कैसे सरकार चलती है। ये केजरीवाल मॉडल वर्सेस मोदी मॉडल है। और इसीलिए रेखा गुप्ता ने जो अनाउंसमेंट किया है कि अभी बजट आने वाला है, तो बजट से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि यहाँ के अलग अलग ग्रुप के लोग क्या चाहते हैं, उनकी उम्मीद क्या है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ। तो उम्मीद में व्यापारी वर्ग भी आएंगे, उनको क्या उम्मीद है
ये इंडस्ट्री जो दिल्ली में धीरे धीरे खत्म हो रही थी केजरीवाल की सरकार के समय, फिर से रिवाइव कैसे होगी? महिलाओं को क्या उम्मीद है दिल्ली से? उस सारे ऑर्गेनाइजेशन, तकरीबन 5000 महिला ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों को बुलाया जा रहा है। उसके अलावा जितने भी ग्रुप में, चाहे सोशल वर्कर हो या किसान, यानी कि किसान दिल्ली के अंदर वही हैं जो बॉर्डर इलाकों में, गांव में रहते हैं। और अरविंद केजरीवाल ने ये प्रधानमंत्री सम्मान निधि भी उनके लिए रोक दिया और जितनी सुविधाएं केंद्र से मिलती थी वो भी न लेने दिया, क्योंकि इसको लगता था केंद्र के फायदा मिलेगा और उसके बाद फिर ये लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देने लगेंगे। इसलिए बजट से पहले ये दिखाना है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया और भारतीय जनता पार्टी कैसे काम कर सकती। जी, तो दिल्ली की बीजेपी सरकार जबरदस्त एक्शन में है और इस एक्शन से आप में खलबली मची है। आज आतिशी मारलेना समेत आपके नेताओं ने एक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान आतिशी ने कहा कि आज 4 मार्च हो गया है, 4 दिन बाकी है। हम इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली की सभी महिलाओं को 8 मार्च को पहली किस्त मिलेगी या फिर नहीं। तो वहीं खबरों के मुताबिक केजरीवाल पंजाब विपसना के लिए पहुंच गए हैं, जहां वो 5 मार्च से 15 मार्च तक होशियारपुर के केंद्र में विपसना सत्र में शामिल होंगे। तो वहीं पंजाब में हलचल बढ़ती जा रही है। पंजाब में जहां एक और किसान अपनी मांगों को लेकर अडिग है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भगवंत मान की किसानों के साथ बैठक से अचानक वॉकआउट करने की घटना को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा के 37 संगठनों ने चंडीगढ़ चलो मार्च का आह्वान 5 मार्च के लिए किया है, जिससे पहले की पंजाब में जबरदस्त हलचल मची हुई है। कई किसान नेताओं के घरों पर छापेमारी करके उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। उसका भी विरोध जबरदस्त पंजाब में हो रहा है। दिल्ली से लेकर पंजाब में कैसे आम आदमी पार्टी फंस गई है? देखिए, ये अरविंद केजरीवाल अब धीरे धीरे पनौती होता जा रहा है। दिल्ली में उसने आम आदमी पार्टी को बर्बाद कर दी। आम आदमी पार्टी केवल अरविंद केजरीवाल करती रही। अगर इसके नेता खुद अपने क्षेत्रों में काम करते और केजरीवाल के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ते तो हो सकता है कुछ बेहतर प्रदर्शन होता। लेकिन केजरीवाल अभी विपसना पे जा रहा है। क्यों? ये 8 फरवरी के बाद से विपसना पर ही तो है। विपसना यानी कि ध्यान करना है, एकांत में रहना है, किसी से मुलाकात नहीं करना है। 8 फरवरी के बाद कितनी मीटिंग अरविंद केजरीवाल ने ली? घर से कितनी बार बाहर निकला? कितने बार ये मीडिया के सामने आया? मतलब ये कोप भवन में एकांतवास में विपसना कर रहा था। अब 15 तारीख तक, यानी कि 10 दिन का और विपसना करेगा। लेकिन विपसना के लिए वहां गए और उससे पहले ये जो भस्मासुर बने हुए थे किसान, इसलिए क्योंकि इन्हीं लोगों ने इसको बढ़ावा दिया था। पहले अमरिंदर सिंह ने बढ़ावा दिया पंजाब में दिल्ली तक पहुंचाने के लिए कॉन्स्पिरेसी की। आज क्या स्थिति है? अमरिंदर सिंह को कांग्रेस ने भी दूध में गिरी हुई मक्खी की तरफ फेंक दिया और उसके बाद किसानों का समर्थन भी नहीं मिला और फिर भारतीय जनता पार्टी में आए तो चुनाव तक न जीत पाए। लेकिन उसके बाद भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के बॉर्डर पर पानी लेके खड़ा रहता था, हम किसानों के समर्थक हैं। अब किसानों को पहले उठाया, एक बार सरकार बन गई, पंजाब में फायदा मिला इसका। लेकिन अब क्या हुआ है? वो कह रहा है कि भाई ये एग्रीकल्चर और ये लैंड, ये दोनों स्टेट सब्जेक्ट है। तुम हमारे लिए क्या किए हो? सब कुछ केंद्र से ही मांगते रहेंगे कि तुम भी कुछ दोगे? तुम भी दो। और इसके लिए प्रदर्शन हो रहा है। तो भगवंत मान फ्रस्ट्रेटेड है। परेशानी उसकी ये है कि पहले अल्टीमेटम मिला हुआ है कि कुछ करके दिखाओ। करके दिखाने के चक्कर में क्या किया? ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाएंगे। लेकिन चलाएंगे कुछ नहीं, दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि उसी के पैसे से ये चुनाव लड़ता है। ये ड्रग्स माफिया है तो इन लोगों का फंड देने वाला है। तो इसलिए भगवंत मान के पहले टारगेट जो मिला हुआ है उसमें एक और पनौती हो गई। अरविंद केजरीवाल के इन चेलों ने, जिसको वो पाल पोस के बड़ा किया था, ये सारे किसान संगठन वाले हंगामा कर रहे हैं। चंडीगढ़ चलो मार्च, पहले ये दिल्ली चलो मार्च करते थे तो केंद्र की समस्या बढ़ती थी। तो इसलिए इन किसानों ने ये बताया है कि अगली बार तुम्हारा सपोर्ट नहीं, यानी एंटी इनकम्बेंसी जो काम को लेकर था, अब संगठन एक, यानी किसानों का संगठन केजरीवाल की सरकार, पंजाब की सरकार के खिलाफ। यानी कि अब भगवंत मान का जाना लगभग तय है, क्योंकि इस मुद्दे पर तो केजरीवाल उसे बख्शने के लिए तैयार नहीं रहेगा। अब वो विपसना के लिए जा रहा है पंजाब में, और पंजाब में विपसना करते करते
ये सीएम भगवंत मान की कुर्सी निगल लेगा, ऐसी संभावना दिख रही है। बिल्कुल सर। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। शशि थरूर अपने रुख पर कायम है और ये कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। थरूर कांग्रेस को शौक पर शौक दे रहे हैं। आज शशि थरूर ने ये कहते हुए कार्यक्रम की तस्वीरें शेयर की कि ये ट्वीट गलती से पोस्ट करना बाकी रह गया था और फोटो भी शेयर की केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ की। तो वहीं कर्नाटक से लेकर अलग अलग राज्यों में कांग्रेस का हाल बेहाल है, बड़ी बगावत की खबर है। तो कांग्रेस तो अपने नेताओं को एकजुट करने में सफल नहीं दिख रही है, उल्टा खुद अलग अलग मुद्दों पर घिरी कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार को घेर रही है। दरअसल मोदी सरकार 10 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे चरण में डेटा प्रोटेक्शन बिल ला रही है, पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके लिखा कि एक तरफ गलत जानकारी फैलाने के मामले में भारत लगातार सबसे आगे है, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार सूचना का अधिकार आरटीआई कानून को डेटा सुरक्षा के नाम पर कमजोर करने में लगी हुई है। खुद कांग्रेस पार्टी सर अलग अलग मुद्दे पे घिरी हुई है, लेकिन ये मोदी सरकार को क्यों घेर रहे हैं? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का दिमाग थोड़ा खिसक गया है। ये बुजुर्ग आदमी है, नेता है, इनको सोचना चाहिए कि किसी मुद्दे की गंभीरता क्या होती है। डेटा प्रोटेक्शन को लेकर अगर सरकार बिल ला रही है तो इन लोगों को तकलीफ हो रही है कि भारत झूठ फैलाने वाला है, भारत झूठ फैलाता है, आरटीआई को कमजोर किया जाएगा। अगर कमजोर किया जाएगा तो ये राहुल गांधी और पूरा उसका गैंग क्यों चीख चीख कर कहता है मेरा फोन टैप हो रहा है? कोई तुम्हारा डाटा का प्रोटेक्शन नहीं है, तुम्हें कोई निजी अधिकार नहीं है, निजता का अधिकार नहीं है। अगर इसी के सारे डाटा लीक कर दिए जाए, तुम किससे बात करते हो, कहाँ कहाँ तुम अपने फ़ोन नंबर दिए हो, मोबाइल नंबर दिए हो, किस जगह पर आधार कार्ड दिए हो, पैन कार्ड दिए हो, और उसको सार्वजनिक कर दिया जाए या उसका दुरुपयोग किया जाए, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ये जो करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा करके कर्नाटक में रखा है और जो जमीन हड़प नीति अपनाता है, ये सारी हेकड़ी इसकी निकल जाएगी। लेकिन इन लोगों को सिर्फ विरोध करना है, विरोध के लिए। अपने पार्टी को बचाने में ये नाकाम रह रहे हैं, अपने सबसे समझदार ताकतवर नेताओं को इग्नोर कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो राहुल गांधी की बात नहीं मानते। शशि थरूर की समस्या क्या है? वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी की बात नहीं मानते। वो अपने तरीके से राजनीति करते हैं, विचार उनके अपने हैं, विचारधारा के स्तर पर वो समझौता नहीं करते हैं, और साथ ही वो अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल अपने लिए करते हैं, राहुल गांधी के लिए नहीं करते। तो इसलिए आज वो किरकिरी बने हुए हैं। उन्होंने चैलेंज भी कर दिया था सोनिया गांधी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में। तो ऐसे में शशि थरूर ये बता रहे हैं कि ये जो 2 दिन पहले तस्वीर डाला था राहुल गांधी ने, और इन लोगों ने कहा नहीं नहीं केरल में सारे लोग अब एकजुट हैं, विचारधारा की लड़ाई है, ये शशि थरूर ने कह दिया विचारधारा मेरी क्या है? भारतीय जनता पार्टी वाली राष्ट्रवादी विचारधारा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ, उससे पहले डॉक्टर एस जयशंकर के साथ, और फिर पीएम मोदी की सराहना करना अमेरिकी दौरे पर, यह संकेत दे रहा है कि उन्होंने तय कर लिया है कि जब राहुल गांधी कहता है कि विचारधारा की लड़ाई चल रही है, तो मेरी विचारधारा तो राष्ट्रवादी विचारधारा है। तुम्हारी विचारधारा अगर राष्ट्रद्रोही विचारधारा है तो तुम अपनी विचारधारा के साथ चलो, हम अपनी विचारधारा वाली पार्टी ढूंढ रहे हैं, उसी में जाकर संतुष्ट रह जाएंगे। जी, अब बात महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र के बीड में हुए सरपंच हत्याकांड में गिरे एनसीपी नेता धनंजय मुंडे ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। धनंजय मुंडे महाराष्ट्र सरकार में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग संभाल रहे थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्री पद से इस्तीफा देने को कहा था। धनंजय मुंडे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने इस्तीफे और इसके पीछे के कारण के बारे में पूरी जानकारी भी लिखी है। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र से एक और खबर सामने आई। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। शिवसेना शिंदे सांसद नरेश महस्के ने अबू आजमी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। नरेश ने अबू पर औरंगजेब की प्रशंसा करते धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है। अबू के खिलाफ बेनिस की धारा 299, 302, 356A और 356B के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुंडे का इस्तीफा क्या ये मजबूरी थी, और दूसरी तरफ अबू आजमी कैसे फंस गए हैं? देखिए, धनंजय मुंडे को सजा मिलनी थी जी। वे मुंडे परिवार से हैं, गोपीनाथ मुंडे के भतीजे, पंकजा मुंडे के चचेरे भाई, और इनके राजनीतिक करियर को उभारने में गोपीनाथ मुंडे की भूमिका थी। उसके बाद पंकजा मुंडे ने भी इन्हें आगे बढ़ने में अपनी भूमिका निभाई। लेकिन ये बढ़ने के बाद क्या किए? बढ़ने के बाद इसने धोखा दिया भारतीय जनता पार्टी को,
धोखा दिया अपने परिवार को, ये शरद पवार के खेमे में चले गए। और उसके बाद जब शरद पवार के खेमे में चले गए, इनको दिखा कि अपॉर्चुनिटी कमजोर हो रही है, तो फिर ये अजीत पवार के साथ चले गए, यहाँ मंत्री भी बन गए। मजबूरी थी भारतीय जनता पार्टी की भी, अजीत पवार के साथ अगर गठबंधन किए हो तो एक ऐसे नेता को इग्नोर नहीं कर सकते जिसका पूरा लातूर से लेकर आगे मराठवाड़ा के रीजन में एक बड़ी भूमिका होती है। बंजारा कम्युनिटी से आते हैं, गोपीनाथ मुंडे भी एक बड़े नेता थे, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी थी। अब धनंजय मुंडे फंस गए इस बात को लेकर कि भीड़ में सरपंच की हत्या हुई और इसके करीबी का नाम उसमें आ गया। तो फडणवीस की सरकार तो ऐसी है जो इन मुद्दों पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकती, उन्होंने दबाव दिया। इसने ऐसी स्थिति हो गई है कि फडणवीस इस समय उन परियोजना को भी जांच कर रहे हैं जो शिंदे के सरकार के समय लॉन्च किया गया था। 900 करोड़ की एक परियोजना है जिसमें एकनाथ शिंदे की भूमिका की जांच हो रही है। मतलब भ्रष्टाचार से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। इसलिए धनंजय मुंडे गए, अब उनका कैरियर खत्म होता दिखाई पड़ रहा है। पंकजा मुंडे अब धीरे धीरे ऊपर उठेंगी। उस पूरे इलाके में जहां इन लोगों ने एनसीपी के लिए बैटिंग की थी, अब मुंडे परिवार भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करेगी। इसी तरीके से वहां जो घटनाएं घट रही है पिछले कुछ समय से, ये परेशान क्यों है ये लोग? ये अबू आजमी एक नेता नहीं है, ये औरंगजेब के औलाद समझने वाले जो महाराष्ट्र के लोग हैं, उनको समझ में आ रहा है कि अब उत्तर प्रदेश से कम हार्डकोर नीति नहीं अपनाई जा रही है। पिछले दिनों मेड़ची यात्रा निकली थी और इस समय वहां के ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पारित किया गया, मुसलमानों की दुकानें नहीं खुलेगी। वीडियो ने खारिज कर दिया, नीतीश राणे सामने आ गए। उसके बाद ये राधाकृष्ण विखे पाटिल जो वहां के गार्जियन मिनिस्टर हैं, वो सामने आ गए कि वीडियो की क्या औकात है। अब सरकार हिंदुत्व की है, इसलिए अगर लोग चाहते हैं उनके सेंटीमेंट का ध्यान रखा जाएगा। तो ये जो छावा मूवी आई और महाराष्ट्र के वो बच्चे, वो लोग जो इतिहास में छत्रपति संभाजी महाराज के योगदान को नहीं जान पाए थे, क्योंकि 10वीं क्लास तक बहुत छोटे से सिलेबस है इन लोगों के बारे में, वो जानने लगे और ये भी जानने लगे कि औरंगजेब ने क्या क्रूरता की। और इसकी चर्चा जब हुई तो उन जगहों पर घूम घूम के कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर बताया, देखो क्या किया था इन मुगलों ने हमारे साथ। तो इसके कारण जो फर्स्ट सेंटीमेंट, हिंदुत्व वाला सेंटीमेंट जगा है, तो इन लोगों को लग रहा है मुस्लिम परस्त राजनीति अब खत्म हुई। अब तो ऐसी स्थिति हो जाएगी सरकार कुछ करे न करे, ये औरंगजेब, अफजल खान, ये सारे कब्र को भी उठाकर फेंक देगा। ये वहां के लोग ही कर देंगे, सरकार को आदेश देने की जरूरत नहीं है। इसलिए कूदा है और कूदा तो वहां पर FIR दर्ज हुआ है। अब धीरे धीरे पता चलेगा इन लोगों को कि महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र छत्रपति शिवाजी महाराज रहेंगे या फिर औरंगजेब रहेगा। बिल्कुल। अब बात ट्रंप के ताबड़तोड़ एक्शन की। अमेरिका और चीन के बीच में टैरिफ वॉर की शुरुआत हो गई है। ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। ये टैरिफ आज से लागू भी हो गए हैं। इसके साथ चीन को भी अमेरिका ने तगड़ा झटका दे दिया है। अमेरिका ने सभी चीनी इंपोर्ट पर टैरिफ को 10% से बढ़ाकर 20% करने का ऐलान किया है। बड़ा झटका ट्रंप ने जेलेंस्की को भी दे दिया है। ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली सभी सैन्य सहायता को रोकने का आदेश जारी कर दिया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली सहायताओं पर तब तक के लिए रोक लगा दी है जब तक राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रतिबद्धता नहीं जता देते। जेलेंस्की को तो झटका लगा ही है, लेकिन ये टैरिफ के ऐलान से चाइना ट्रूडो को कितना बड़ा झटका? देखिए, जिस तरीके से ट्रंप काम कर रहे हैं, भारत के अलावा सबको झटका देने वाले हैं। रूस के मुद्दे पर यूक्रेन को सीधे तौर पर कह दिया, तुम युद्ध तब तक लड़ते रहोगे जब तक तुम्हें लगेगा कि अमेरिका सहायता कर रहा है। $350 मिलियन दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, हथियार दे रहे हैं। यूरोप को भी ये पता है, यूरोपियन देश जो दूसरे हैं, इसलिए फ्रांस की तरफ से भी कहा गया, जर्मनी की तरफ से भी कहा गया, ब्रिटेन ने भी कहा कि भाई हम लोग सपोर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन बिना अमेरिका के सपोर्ट को कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए एक तरफा सीज फायर करो, और रूस के क्या करेगा इसके लिए भी हम गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी स्थिति मजबूत करो, हम इतना ज्यादा आपको सहयोग नहीं करते रहेंगे। जेलेंस्की अभी समय लिया है, इसलिए ट्रंप ने एक संकेत दिया कि तुम अब ये समझ लो कि फैसला लेने से पहले हम तुम्हारा
ये जो जितना सहयोग करते थे वो रोक दिए हैं। अब तुम अकेले लड़ना चाहो तो लड़ लो। उसी तरीके से ये जो कनाडा, मैक्सिको, चीन, ये सब दबाव बनाए रहता था किस बात के लिए कि अमेरिका की पहले की नीति विश्व में वर्चस्व उठाने की है, वर्चस्व रखेगी। अमेरिका फर्स्ट की नीति नहीं थी। तो ऐसे में इन लोगों ने उसके ऊपर नैतिक दबाव बना के रखा था। तो कनाडा को औकात बताई है, वो भी ज्यादा भारत विरोधी है। लग तो यही रहा है कि जितने ये भारत विरोधी हैं, चाहे चीन हो या कनाडा हो, इन सारे लोगों को टारगेट मोदी कर रहे हैं कि ट्रंप कर रहे हैं। ये दोनों के बीच का ज्वाइंट ऑपरेशन है। अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन भारत के खिलाफ भी टैरिफ वार चलेगा। अमेरिका टैरिफ बढ़ाएगा, लेकिन हमारे पास भी हथियार है, क्योंकि हिंदुस्तान भी अमेरिका के लिए बड़ा मार्केट है। तो वो बैलेंस करने की नीति हमारे पास है। लेकिन हमारे दुश्मनों को अगर कोई दूसरा निपटा रहा है तो उसमें तो भारत को सहयोग ही करना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।